प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम में एक ग्रंथ है जो कि लाक्षणिक ग्रंथ है, साहित्य दर्पण। उसके प्रारंभिक 3 परिच्छेदों का अध्ययन अपेक्षित है। तो हमें साहित्य दर्पण के विषय में जानना है, उसके प्रणेता आचार्य विश्वनाथ जी के विषय में जानना है और आचार्य विश्वनाथ जी का क्या मत है, किस संप्रदाय के अंतर्गत वे आते हैं, इन सारी बातों पर हमें चर्चा करनी है। तो एक प्रश्न आपसे पूछेगा, आचार्य विश्वनाथ का सामान्य परिचय दीजिए। मुख्य रूप से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो उनमें साहित्य दर्पण से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये तो दूर की बात रही, लेकिन अगर आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें आपसे पूछा जाता है कि आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ का सामान्य परिचय दीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछेगा। और यह जो वीडियो है मुख्य रूप प्रधान रूप से बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए ही निर्धारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम और आप आचार्य विश्वनाथ का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे। देखिए, एक प्रश्न तो आपके सम्मुख ये आता है कि हम आचार्य विश्वनाथ जी को किस रूप में जानते हैं। तो देखिए, आचार्य विश्वनाथ कोई कवि नहीं है, वे एक आचार्य हैं और ये लाक्षणिक ग्रंथ को लिखे, लक्षण परक ग्रंथ, जिसको हम लाक्षणिक ग्रंथ भी कहते हैं या लक्षण परक ग्रंथ कह सकते हैं, जो कि साहित्य दर्पण है। और साहित्य दर्पण में इन्होंने काव्यशास्त्रीय लक्षणों का, काव्यशास्त्रीय नियमों का, गुण दोष रीतियों का उल्लेख किया है, इसलिए वह लक्षण परक ग्रंथ है। अतएव ये लाक्षणिक आचार्य हुए। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि क्या आचार्य विश्वनाथ जी कवि हैं, तो मुख्य रूप से कवि भी हैं वे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रशस्त रत्नावली करभक है जो 16 भाषाओं में निबद्ध है और भी इनकी तमाम रचनाएं हैं, अभी मैं उन पर चर्चा करूंगा। तो एक कवि है, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें हम आचार्य के रूप में जानते हैं और वे भी साहित्य शास्त्रीय आचार्य हैं। तो साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्यालंकार शास्त्र, लाक्षणिक ग्रंथ, तो ये सब एक ही बातें हैं। तो काव्यशास्त्रीय नियमों का विवेचक ग्रंथ जो है वो साहित्य दर्पण है। प्रत्येक संस्कृत का विद्यार्थी मुख्य रूप से 2 लक्षण परक ग्रंथों का अध्ययन तो कर ही लेता है। उनमें से पहला जो है वह साहित्य दर्पण है, उसके बाद दूसरा जो है वो आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 ग्रंथ जो है आपको कहीं ना कहीं पढ़ना जरूर पड़ता है। तो साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है उसका नाम ही है साहित्य दर्पण, साहित्य का आईना। माने साहित्य के नियम जो हैं, काव्य क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का लक्षण क्या है, रीतियां क्या हैं, गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, ध्वनि क्या है, ध्वनि काव्य क्या है, गुणीभूत क्या है, गुणीभूत व्यंग काव्य क्या है, व्यंजना क्या है, शब्द शक्तियां क्या हैं, अलंकार क्या है, तो नाट्य शास्त्रीय संबंधित जितनी बातें हैं, उन सारे नियमों का जो विवेचक ग्रंथ है वह साहित्य दर्पण है। अब साहित्य दर्पण के विषय में तो बात होगी, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि आचार्य विश्वनाथ को जो हम जानते हैं वो मुख्य रूप से उनकी यह जो कृति साहित्य दर्पण है उसकी प्रसिद्ध हेतु जानते हैं। आचार्य विश्वनाथ की और सारी रचनाएं हैं, लेकिन हमें उनकी प्रसिद्धि के रूप में साहित्य दर्पण ही प्राप्त होता है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य विश्वनाथ को जानना है तो साहित्य दर्पण समझते हैं, और साहित्य दर्पण जानना है तो आचार्य विश्वनाथ को समझते हैं। अब आचार्य विश्वनाथ के ऊपर थोड़ी सी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, आचार्य विश्वनाथ जी ये काव्यशास्त्रीय आचार्य हैं, संस्कृत के कवि भी हैं। इनका जीवन उत्कल प्रदेश में हुआ।
जिसको आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। और इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। इसके विषय में हमें आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण के अंतिम पुस्तिका में उन्होंने स्वयं अंकित किया है कि श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्र सोनू। क्या कहा? कहा श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्र सोनू। माने ये जो है वो चंद्रशेखर महाकवि के सोनू माने क्या है? पुत्र है। तो यह तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने पिता का नाम जो है वह उल्लेख कर दिया है। और इसका जो उल्लेख है वह हमें साहित्य दर्पण ग्रंथ के अंतिम श्लोक में प्राप्त होता है। यह जो आया है श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्र सोनू, यह साहित्य दर्पण के अंतिम श्लोक में उल्लिखित है, जिससे यह ज्ञात हो गया कि महाकवि चंद्रशेखर के ये क्या थे? पुत्र थे। अब इतना तो आप समझ गए कि इनके पिता का नाम जो है वो क्या है? चंद्रशेखर। इसी तरह से अगर हम देखें तो साहित्य दर्पण जो है वो इनकी सर्वातिशायिनी कृति है। इसी तरह से इन्होंने साहित्य दर्पण के अतिरिक्त काव्य प्रकाश दर्पण, क्या? काव्य प्रकाश दर्पण नामक भी एक ग्रंथ लिखा है। देखिए, ये जो काव्य प्रकाश दर्पण है यह टीका है। यह क्या है? टीका है। किसकी टीका है? तो यह जो है काव्य प्रकाश की टीका है। किसकी टीका है? तो काव्य प्रकाश की टीका है। यह जो काव्य प्रकाश दर्पण है यह काव्य प्रकाश की टीका है। इतनी बात आप समझें। काव्य प्रकाश ग्रंथ जो है वह आचार्य मम्मट का साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ है जो 10 उल्लासों में समन्वित है। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ जो है उसकी बहुत सारी टीकाएं हैं। गृह गृह हर घर में है, परंतु आज भी दुरूह बना हुआ है। तो उसी क्रम में काव्य प्रकाश पर आचार्य विश्वनाथ ने भी काव्य प्रकाश दर्पण नाम की एक टीका लिखी है। तो यहाँ समझने की बात क्या है जो मैं इसका चर्चा चलाया, जब हम इन दोनों ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इन दोनों ग्रंथों में काव्य प्रकाश दर्पण में एक उल्लेख आया और साहित्य दर्पण में भी एक उल्लेख आया, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनके पितामह का नाम जो था नारायण दास था। इनके पितामह का नाम क्या था? नारायण दास। ध्यान देने की बात क्या है कि ये काव्य प्रकाश दर्पण और साहित्य दर्पण, तो काव्य प्रकाश दर्पण में नारायण दास इनके कौन है? पितामह है। और साहित्य दर्पण में भी इसी तरह की एक बात आई हुई जिससे सिद्ध होता है कि इनके पितामह कौन थे? नारायण दास थे। तो कौन सी पंक्ति मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपसे यह कहा कि चंद्रशेखर इनके पिता थे आचार्य विश्वनाथ जी के, और नारायण दास इनके पितामह थे। देखिए, इसका वर्णन, इसका उल्लेख आचार्य विश्वनाथ ने स्वयं किया है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य प्रकाश दर्पण, जो कि काव्य प्रकाश की टीका है, उसमें उन्होंने लिखा है कि यदाहुः श्रीकलिंग भूमंडलाखंडल महाराजाधिराज श्री नरसिंह देव सभायां धर्मदत्त स्थगयन्तः अस्मत्पितामह श्रीमन्नारायण दास पादाः। मतलब इनके पितामह जो थे वो कौन थे? तो अस्मत् पितामह, हमारे पितामह श्रीमन नारायण दास। श्रीमान कौन? नारायण दास। किसके यहाँ थे? बोले नरसिंह देव सभायाम। नरसिंह महाराज की सभा में, सभा पंडित थे, आश्रयदाता थे।
तो यहाँ पर यह बात तो समझ में आ गई कि काव्य प्रकाश दर्पण की, है ना, पंक्ति से काव्य प्रकाश दर्पण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि इनके पितामह का नाम क्या था, तो नारायण दास। ठीक है। अब एक बात, दूसरी बात यह आई कि अगर हम साहित्य दर्पण जो कि इनका ग्रंथ है उस पर भी अगर अवलोकन करें तो तत्प्रमाणत्वं चास्मद वृद्ध प्रपितामह सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य श्रीमन्नारायण पादैः उक्तम। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इन्होंने श्रीमन नारायण दास को पितामह कहा, अपना क्या बताया, अस्मद पितामह, हमारे कौन से पितामह थे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो अस्मद वृद्ध प्रापितामह, यहाँ पर ये बात समझ में आई। मतलब एक जो टीका परक ग्रंथ है काव्य प्रकाश दर्पण, जो कि इन्हीं की रचना है ना, जो काव्य प्रकाश की टीका, उसमें इन्होंने यह दिखाया कि नारायण दास जी जो हैं वो इनके कौन है, पितामह। लेकिन जो इनका साहित्य दर्पण ग्रंथ है उसमें इन्होंने यह दिखाया कि नारायण, यहाँ पर देखें, नारायण पादैः उक्तम, यहाँ पर जो नारायण हैं इनके पितामह नहीं बल्कि प्रापितामह, माने एक ग्रंथ में इन्होंने नारायण दास को पितामह बताया और अपने वाले ग्रंथ में प्रापितामह कहा है। तो खैर अब ये पितामह से प्रापितामह यह एक खोज का विषय है, लेकिन अधिकांश संस्कृत विद्वान जो है वह नारायण दास को ही इनका पितामह मानते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम अगर अवलोकन करें तो एक बात तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है कि यदाहुः श्री कलिंग भूमंडलाखंडल महाराजाधिराज श्री नरसिंह, नरसिंह कहाँ के थे, तो बोले कलिंग भूमंडल, है ना। तो कलिंग का अर्थ क्या हुआ, उड़ीसा, क्योंकि अंग बंग और कलिंग सब क्षेत्र में ही एक आसपास में है। तो कलिंग का अर्थ क्या है, जिसको हम उत्कल प्रदेश कहते हैं। कलिंग को हम क्या कहते हैं, उत्कल प्रदेश। और कलिंग यहाँ पर जो है वो किसके लिए आएगा, उड़ीसा के लिए, वर्तमान में जिसको हम ओडिशा कहते हैं। तो यह जो कलिंग है वहीं के ये कौन थे, निवासी थे। बाबा जिनके वहीं के थे तो पौत्र जो होगा वह भी वहीं का होगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ जी जो थे वे उत्कल प्रदेश उड़ीसा या कलिंग के ही क्या थे, निवासी थे। चाहे उत्कल कहो, चाहे ओडिशा कहो, चाहे उड़ीसा कहो, सब एक ही बातें हैं। तो ये बात यहाँ पर इतना तो स्पष्ट हो गया। काव्य प्रकाश दर्पण में उन्होंने यह पंक्ति जो लिखी है कि श्री कलिंग जदाहुः श्री कलिंग भूमंडलाखंडल महाराजाधिराज श्री नरसिंह देव सभायाम धर्मदत्त स्थगयन्तः स्मत पितामह श्रीमन्नारायण दास पादाः, इसमें इन्होंने कहीं पर, है ना, कलिंग शब्द का जो उल्लेख कर दिया, इससे सिद्ध हो गया कि ये कलिंग प्रदेश अर्थात उड़ीसा के क्या थे, निवासी थे। तो अब तक मैंने आपको तीन बातें बताई। पहली बात तो यह बताया कि साहित्य दर्पण ग्रंथ के प्रणेता कौन है, आचार्य विश्वनाथ जी हैं। ठीक है। दूसरी बात यह आई कि उन्होंने इसी के समानांतर एक और ग्रंथ की रचना की जिसका नाम क्या है, काव्य प्रकाश दर्पण है। और इन्होंने साहित्य दर्पण में ही, साहित्य दर्पण के अंतिम श्लोक में, है ना, स्वयं को क्या बताया कि चंद्र महाकवि चंद्रशेखर चंद्रसूनु, मैं चंद्रशेखर का क्या हूँ, पुत्र हूँ। तो इन्होंने साहित्य दर्पण में अभिवेचना किया कि हमारे पिता का नाम क्या है, चंद्रशेखर है। और साहित्य दर्पण में इन्होंने श्रीमन नारायण को प्रापितामह कहा और यहाँ पर नारायण दास को क्या कहा, पितामह कहा। तो इससे अभी सिद्ध हो गया कि पहली बात तो ये हुई कि विश्वनाथ जी जो हैं उनके पिता कौन थे, चंद्रशेखर जी, उनके पितामह कौन है, नारायण दास। और अब तीसरी बात ये आई कि वो कहाँ के निवासी थे, तो कलिंग, कलिंग नहीं है तो उत्कल, उत्कल ऑप्शन में नहीं है तो उड़ीसा, है ना। ये इस तरह से सब एक ही बात है। तो तीसरी बात आपकी समझ में आई कि ये कलिंग अर्थात उड़ीसा के क्या हैं, निवासी हैं। बात आप समझ में आई। अब चौथी बात पर अगर मैं विचार करूं तो चौथी बात यह आती है कि इनका जो है आश्रयदाता कौन था, है ना, इनका आश्रयदाता कौन था। तो मैं आश्रयदाता पर प्रकाश डालता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये किसके सभारत्न थे या इनका समकालीन शासक कौन था, यह भी एक प्रश्न आपसे पूछता है। तो इन्होंने साहित्य दर्पण ग्रंथ के चतुर्थ परिच्छेद के 14वीं कारिका में यह उल्लेख किया। तो यह जो कारिका है यह साहित्य दर्पण की, साहित्य दर्पण 4/14 माने चतुर्थ परिच्छेद की 14वीं कारिका है।
उसमें इन्होंने यह उल्लेख किया कि अल्लावदीन नृपतौ न संध्य न च विग्रह, अल्लावदीन नृपतौ न संध्य न च विग्रह, अर्थात अलाउद्दीन माने हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसको इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी कहा गया है, जो न तो संधि करता था, नहीं क्या करता था, विग्रह करता था। तो उसी नृपतौ, उसी राजा के क्या थे ये, उसी राजा के दरबार में थे, या उसी राजा के, है ना, समकालीन विद्वान थे। अब एक बात तो समझ में आती है कि अगर आपसे पूछेगा कि आचार्य विश्वनाथ के समय का समकालीन शासक कौन था, तो यह बात आप बता सकते हैं उनका समकालीन जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, या ये अलाउद्दीन खिलजी के सभारत्न थे। जैसा कि उन्होंने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ के चतुर्थ परिच्छेद की 14वीं कारिका में यह उल्लेख किया कि अल्लावदीन नृपतौ न संध्य न च विग्रह। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, सभारत्न थे। अच्छा, अब अगर हम इनके समय को निकालना चाहें तो आप जो अलाउद्दीन खिलजी का समय इतिहासकारों ने बताया है वही समय जो है इनका भी सिद्ध हो जाता है। जैसे इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी का समय जो है वह 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी का बताया है। माने 1296 से 1316 ईस्वी का जो शासनकाल है, वह शासनकाल जो है वो किसका था, तो वह शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का था। यदि हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो उसके दक्षिण भारत विजय अभियान के अगर हम ध्यान दें तो उसने दक्षिण भारत विजय जो अभियान उसका था, उसने किया क्या था कि उसने दक्षिण भारत विजय के अभियान के अंतर्गत जो विद्यानाथ की एक रचना है प्रताप रुद्र यशोभूषण, विद्यानाथ के बाद ही इनका समय आता है आचार्य विश्वनाथ का। तो विद्यानाथ जी जो थे वो प्रताप रुद्र के सभापति थे। विद्यानाथ जो हैं एक ग्रंथ लिखे हैं प्रताप रुद्र यशोभूषण, जो कि साहित्य शास्त्रीय या काव्यपरक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो इस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के प्रणेता जो है विद्यानाथ हैं, और विद्यानाथ के आश्रयदाता जो थे वे प्रताप रुद्र हैं। और अलाउद्दीन ने जो है प्रताप रुद्र की जो राजधानी है, जिसको वारंगल है ना, जिसको एक शिला के नाम से भी जाना जाता है, उसको उसने हस्तगत किया था। तो विद्यानाथ यह घटना या तो पूर्व में हुई या बाद में हुई होगी, विश्वनाथ जी के पहले की होगी या उनके बाद की होगी। तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन का संबंध यदि इनसे जुड़ता है तो अलाउद्दीन का जो समय है वही समय किसका हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ जी का हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने एक बात और भी है कि सन 1384 ईस्वी, जिसको हम विक्रम संवत में अगर ले जाएं तो 1440, सन 1384 विक्रम संवत 1440 ईस्वी में आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण की एक पांडुलिपि प्राप्ति होती है। पांडुलिपि माने हस्तलिपि जो है वह प्राप्त हुई है। तो अगर उसको भी अगर हम एक आधार मान लें तो उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 1440 विक्रम संवत और 1384 ईस्वी में वो पांडुलिपि प्राप्त हुई। तो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आचार्य विश्वनाथ जी का जो समय है वह 14वीं शताब्दी का है। क्या है, 14वीं शताब्दी का। बात आप समझ में आई? तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको दो आधार बताए। पहला आधार जो हमने आपको बताया वो यह बताया कि अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन किसका, अलाउद्दीन खिलजी का एक वृत्तांत मैंने आपको बताया। और दूसरा साहित्य दर्पण की पांडुलिपि का जो आख्यान मैंने आपको बताया। तो अगर साहित्य दर्पण की देखें तो ये जो इसकी पांडुलिपि है ना, तो यह जो पांडुलिपि है यह आपको प्राप्त होती है कब, 1384 ईस्वी में। अगर इसको हम विक्रम संवत में ट्रांसफर करें तो 1400 है ना, 1440। तो विक्रम संवत क्या हो जाएगा, 1440 विक्रम संवत। तो इस तरह से अगर हम देखें, और अगर इनका आप जानते हैं इनका समय क्या है, तो इनका जो समय है वो 1296 से क्या है, इतिहासकारों ने जो बताया है वो क्या है, 1296 से 1316 ईस्वी, 1296 ईस्वी से 1316
16 ईस्वी। तो दो आधार मैंने आपको दिए। पहला आधार ये दिखाया कि अलाउद्दीन का उन्होंने खुद ही चतुर्थ श्लोक की 14वीं चतुर्थ परिच्छेद के 14वीं कारिका में उल्लेख किया। और अलाउद्दीन जो है उसने दक्षिण भारत विजय अभियान के अंतर्गत उसने वारंगल को हस्तगत किया था। और वारंगल का राजा उस समय जो था वो प्रताप रुद्र थे। प्रताप रुद्र जिनके यहाँ विद्यानाथ जो है आश्रयदाता कवि थे, जिन विद्यानाथ के जो आश्रयदाता थे वो कौन थे? तो प्रताप रुद्र जी थे। तो प्रताप रुद्र को जो है वारंगल का शासक था और उसी वारंगल को हस्तगत किया, उसी वारंगल को जीता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को अगर देखा जाए तो अगर जो 14वीं शताब्दी सिद्ध हो रहा है तो वही 14वीं शताब्दी का समय आचार्य विश्वनाथ का भी सिद्ध हो जाता है। एक आधार। दूसरा आधार यह है कि साहित्य दर्पण की जो पांडुलिपि है वो 1384 ईस्वी में प्राप्त हुई है। तो अगर इन दोनों आधारों को मान लिया जाए तो आचार्य विश्वनाथ का जो समय है वह 14वीं ईस्वी बिल्कुल सिद्ध हो जाता है और यही विद्वानों के द्वारा क्या है? मान्य भी है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ कि इनकी जो उपाधियाँ हैं, जैसे संस्कृत जगत में इनकी मुख्य रूप से दो उपाधियाँ प्रचलित हैं, ठीक है। तो जो दो उपाधियाँ हैं उनमें पहली उपाधि इनकी जो है वह उपाधि जो है, इनकी पहली उपाधि जो है वह है सांधि विग्रहिक। कौन सी उपाधि है? सांधि विग्रहिक। और दूसरी उपाधि जो इनकी है वह है अष्टादश। क्या? अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग। अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग, ये इनकी जो है मुख्य रूप से क्या है? दो उपाधियां हैं, ठीक है। ये दोनों इनकी जो हैं वो क्या हैं? उपाधि हैं, ठीक है। यह उपाधियां ऐसे कर दें। अब आपको मैं समझाता हूं कि इनमें सांधि क्या है और विग्रहिक क्या है। देखिए, ये जो सांधि विग्रहिक पद है, अगर उस पर प्रकाश डाला जाए तो इसको इन्होंने स्वयं उल्लेख किया है। अब ये जो सांधि विग्रहिक है, संधि माने होता है जोड़ना और विग्रह माने होता है तोड़ना, अर्थात है ना, जोड़ने वाला और तोड़ने वाला। तो इस पद का अर्थ तो नाटकों में ब्राह्मण से जोड़ लिया जाता है, और यदि इसको हम पदाधिकारी के रूप में देखें, राजा के पदाधिकारी के रूप में, तो इस पद का अर्थ से हम यह आशय लगा सकते हैं कि ये किसी राजा के क्या थे? विदेश मंत्री थे। किस राजा के विदेश मंत्री थे इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, लेकिन सांधि विग्राहिक जो है उससे सिद्ध होता है कि ये जाति से क्या रहे होंगे? जाति से ब्राह्मण रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या आई कि सांधि विग्रहिक अर्थात जहाँ पर फूट ना पड़े वहाँ फूट डाल देना, और जो ना जुड़ रहे हैं उनको जोड़ देना। यह धर्म जो है ब्राह्मणों में एक मुख्य रूप से पाया जाता है, जो मंत्री का कार्य राजाओं के यहाँ करते थे। तो ये सांधि विग्रहिक शब्द का अगर लाक्षणिक अर्थ देखें तो ब्राह्मण सिद्ध होता है, और अगर इसके गुण पर जाएं तो यह गुण किसका हो सकता है? विदेश मंत्री का हो सकता है। तो सांधि विग्रहिक जो शब्द है उससे सिद्ध हुआ है किसी राजा के यहाँ क्या थे? विदेश मंत्री थे। और वैसे देखा जाए सांधि विग्रहिक पद का लाक्षणिक अर्थ तो ब्राह्मण सिद्ध हो जाता है ना। तो इससे अभी सिद्ध हुआ कि जाति से जो थे वे क्या थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरी जो उपाधि इनकी है वो अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग है। इससे यह सिद्ध होता है कि अष्टादश माने 18, भाषा माने भाषाओं, 18 भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग। इनकी एक रचना भी है जिसका नाम है प्रशस्ति रत्नावली। इनकी एक रचना है, अभी मैं उस पर बात करूंगा, है ना। वह रचना जो इनकी है वो क्या है? प्रशस्ति रत्नावली। वैसे ये जो है ना, ये करभक है। ये क्या है? करभक है। वैसे आप करभक के विषय में जानते हैं कि जो चंपू काव्य होता है उसका एक भेद करभक होता है और दूसरा जो होता है वो विरुद्ध होता है। चंपू काव्य कौन होता है वो आप जानते होंगे कि गद्य पद्यमयम काव्यम काचित चंपू नृत्य विधीयते, माने जो गद्य और पद्य से मिश्रित काव्य उसको हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। और चंपू काव्य का जो है दो भेद हो जाता है। पहला भेद होता है विरुद्ध, जो राजास्तुति होती है, और उसके बाद उसका दूसरा भेद होता है करभक। तो जो करभक है उस एक विधा है, चंपू काव्य की एक विधा है।
तो ये जो विधा है उसमें आचार्य विश्वनाथ ने अपनी कलम चलाई और वह क्या है, प्रशस्त रत्नावली है। तो ये जो प्रशस्त रत्नावली है ये करभक नाम की विधा है, ठीक है, करभक विधा में लिखा है। और इसमें इन्होंने 16 भाषाओं का प्रयोग किया है। कितने भाषाओं का? 16, ठीक है। इसमें इन्होंने 16 भाषाओं का 16 संस्कृत में तो होता नहीं, 16 भाषाओं का प्रयोग किया है। तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर ये पूछेगा कि सांद विग्रहिक जो है उपाधि किसकी है, तो आप समझ लीजिएगा आचार्य विश्वनाथ। और सांद विग्रहिक पद का अर्थ क्या होता है? तो सांद विग्रहिक का लाक्षणिक अर्थ ब्राह्मण हो जाएगा, या नहीं है तो विदेश मंत्री हो जाएगा, या फिर है ना जोड़ने और तोड़ने वाला। संधि माने क्या हुआ? जोड़ने का धर्म जिसमें, और विग्रह माने फूट डालना, तोड़ देने वाला गुण जिसमें हो। तो इस तरह से सांद विग्रहिक अर्थ ही आया। और अगर पूछेगा अष्टादश भाषावार विलासनी भुजंग किसकी उपाधि है, तो वो भी आप समझ लीजिएगा कि वो किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ को हम किस रूप मतलब किस ग्रंथ के कारण उनको जानते हैं? तो उनका सर्वातिशायनी जो कृति है वो साहित्य दर्पण है। अब एक बात और समझ लेना, आचार्य विश्वनाथ की वह कृति कौन सी है जिसमें उन्होंने 16 भाषाओं का प्रयोग किया? तो ध्यान रखिएगा वह कौन सी रचना है, वह जो है प्रशस्त रत्नावली है। अगर पूछेगा प्रशस्त रत्नावली की विधा क्या है, तो प्रशस्त रत्नावली की जो विधा है वह करभक है, ठीक है। इस तरह से हमने इनके उपाधि के ऊपर बात की। अब मैं इनके जो मुख्य ग्रंथ है उस पर बात करूंगा, फिर अन्य जो रचनाएं हैं उन पर बात करूंगा। तो अब बात यह आती है कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह कौन सा ग्रंथ है? साहित्य दर्पण है, ठीक है। अब ये जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ की जो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है, जिसके द्वारा उन्हें संस्कृत जगत में बहु आदर प्राप्त है, तो उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? साहित्य दर्पण है। तो यह जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है इसमें कुल 10 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें कुल 10 परिच्छेद है, ठीक है। अब आपको समझना यह है कि एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है। तो साहित्य दर्पण जो है वह अंकों में विभक्त है, सर्गों में विभक्त है, उन्मेष में विभक्त है, या परिच्छेद में विभक्त है। तो किसमें आप बताएंगे? परिच्छेद में उसका विभाजन हुआ है। साहित्य दर्पण ग्रंथ जो है वो किसमें विभक्त है? तो साहित्य दर्पण ग्रंथ परिच्छेदों में विभक्त है। अब एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि साहित्य दर्पण में कुल कितने परिच्छेद हैं? तो साहित्य दर्पण में कुल कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं, ठीक है। अब एक बात और आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि साहित्य दर्पण का जो छठा परिच्छेद है, कौन सा परिच्छेद? छठा, ठीक है। ये जो छठा परिच्छेद है ये आकार में अन्य परिच्छेदों से बहुत बड़ा है, माने आकार में सबसे बड़ा परिच्छेद है। आकार या कलेवर कह सकते हैं, आकार कह सकते हैं, या फिर है ना, या कलेवर, कलेवर समझ रहे हैं ना, इसको हम कलेवर कहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा परिच्छेद है, अगर आपसे पूछ लेगा कि साहित्य दर्पण का वह कौन सा परिच्छेद है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? छठा परिच्छेद है, ठीक है। जो षष्ठ परिच्छेद है, कौन सा? षष्ठ। ये जो षष्ठ परिच्छेद है ये सबसे बड़ा है। और इसमें ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और पूछेगा आपसे कि यह जो छठा परिच्छेद है इसमें किन तत्वों की विवेचना हुई है। तो ये जो छठा परिच्छेद है इसको मुख्य रूप से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें नाट्यशास्त्रीय, ठीक है, नाट्यशास्त्रीय तत्वों की विवेचना हुई है, ठीक है। किन तत्वों की? तो नाट्यशास्त्रीय तत्वों की विवेचना या उल्लेख कह लीजिए, वह किसमें हुआ है? तो आचार्य विश्वनाथ के छठे परिच्छेद में हुआ है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है उसके छठे परिच्छेद, उसका जो छठा परिच्छेद है वो सबसे बड़ा है आकार में, या वो सबसे बड़ा है, ठीक है, बृहद परिच्छेद है, और उसमें जो है नाट्यशास्त्रीय तत्वों की क्या है? विवेचना हुई है। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यह जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं ये मुख्य रूप से और प्रसिद्धि का इनका एक कारण है कि इन्होंने, ठीक है, संस्कृत जगत के एक लब्ध प्रतिष्ठ आचार्य हैं जिनका नाम जो है काव्य प्रकाश के कारण अमर हुआ। उन्हें हम कहते हैं श्रद्धेय आचार्य मम्मट जी। क्या कहते हैं? श्रद्धेय
आचार्य मम्मट। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि आचार्य विश्वनाथ जी ने, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि आचार्य विश्वनाथ ने किसके मत का खंडन किया है, तो आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या किया है, आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है, प्रथम परिच्छेद में, किसमें, तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में, ठीक है, साहित्य दर्पण के, है ना, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में, प्रथम परिच्छेद में इन्होंने काव्य प्रयोजन, काव्य स्वरूप, माने जिसे हम कहते हैं काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण इत्यादि की विवेचना की। तो अगर देखें यहाँ पर जो ये काव्य लक्षण है, तो इसकी विवेचना उन्होंने ऐसे नहीं कर दी। इसके पहले इन्होंने अपने प्रचलित जितने काव्य लक्षण उनका बारी बारी से खंडन किया, फिर स्वाभिमत जो इनका मत है उसका प्रयोग इन्होंने किया। तो समझने वाली बात क्या है कि आचार्य मम्मट ने किया क्या है। आचार्य मम्मट का जो लक्षण है वो है यह कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, यह जो काव्य लक्षण है, ये किसका काव्य लक्षण है, आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट ने इसको कहाँ पर दिया है, तो काव्य प्रकाश में दिया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आचार्य मम्मट ने कहा कि तद माने वह जो काव्य है वो कैसा शब्दार्थ होता है, कैसे शब्द और अर्थ का समूह होना चाहिए, तो बोले अदोषो, पहली बात तो दोष रहित हो, सगुण गुणों के सहित हो, ऐसा शब्दों का समूह है ना, ऐसा काव्य वह होता है जो क्या होगा, जो दोषों से रहित होगा, गुणों के सहित होगा, और अनलंकृति पुनः को आप, यदि उसमें सर्वत्र अलंकार होने चाहिए, यद्यपि उसमें सर्वत्र नहीं है और कहीं कहीं है, तब पर भी उसे हम क्या कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। तो यह जो काव्य लक्षण है ये आचार्य मम्मट का है, और आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है वो तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, यह आचार्य मम्मट का जो है काव्य लक्षण है, जिसको उन्होंने काव्य प्रकाश में दिया। तो इसी लक्षण का जो है खंडन किया किसने, आचार्य विश्वनाथ ने। उन्होंने इस लक्षण का पूर्णतया खंडन किया, और खंडन करने के बाद उन्होंने अपने जो है अपना स्वाभिमत जो उनका मत था, अपने मतानुसार उन्होंने काव्य का लक्षण दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या दिया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये लक्षण दिया। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये तो जो है आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लेगा तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि किसका लक्षण है, तो ये काव्य का लक्षण। इस काव्य लक्षण को किसने प्रदान किया, तो आचार्य मम्मट ने। किस ग्रंथ में, काव्य प्रकाश में। इसका खंडन किसने किया, आचार्य विश्वनाथ ने। किस ग्रंथ में किया, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका खंडन करने के बाद उन्होंने अपना लक्षण क्या दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ यह होता है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ठीक है, रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ठीक है, काव्य कौन है, तो बोले रसात्मक वाक्य जिसमें रस भरे हों वही ऐसा वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो आपसे ये भी पूछेगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका लक्षण है, ये काव्य का लक्षण है। और किसने यह काव्य लक्षण किसका है, तो यह काव्य लक्षण जो है वो किसका है, वह आचार्य विश्वनाथ जी का है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा आचार्य विश्वनाथ जी का काव्य लक्षण बताइए, तो आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रदत्त जो काव्य लक्षण है वह है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो आप ध्यान रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ के मत में कैसे वाक्य काव्य कहे जाते हैं, तो रसात्मक वाक्य। ठीक है, वाक्य ही काव्य है, लेकिन कैसा वाक्य हो, तो बोले रसात्मक हो। रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। ठीक है, अब इससे सिद्ध हो गया कि आचार्य विश्वनाथ जी जो हैं वो कैसे आचार्य हैं, तो आचार्य विश्वनाथ जी रसवादी आचार्य हैं। क्या है, रसवादी आचार्य हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आपके। अगर आपसे पूछेगा आचार्य विश्वनाथ जी किस प्रकार के आचार्य हैं, तो रसवादी आचार्य। क्यों, क्योंकि इन्होंने रस को सर्वोपरि माना कि यह जो है वो काव्य का प्राण है,
अगर रस नहीं है तो हम काव्य को काव्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसका काव्यत्व तो नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर में प्राण ना हो तो फिर शरीर का जीवित रहना क्या है, संभव नहीं है। उसी तरह से काव्य का जो है ना जीवन है वह कौन है, वह रस है, काव्य का प्राण है। अब बात समझ में आ गई आपके। तो इसी तरह से अगर हम ये समझें कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणो अलंकृति पुनः क्वापि पर अगर हम विचार करें और ये जानना चाहें कि मम्मट कैसे आचार्य हैं, भाई साहित्य दर्पण प्रणेता आचार्य विश्वनाथ जी तो रसवादी आचार्य हैं, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये रस की प्रधानता मानते हैं, काव्य में रस का जो है ना अपरिहार्य धर्म मानते हैं कि नहीं, काव्य में रस तो होना ही चाहिए, है ना, ये बीमस्त है। अब इसी तरह से अगर इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा अलंकृति पुनः क्वात, अलंकार होना चाहिए सर्वत्र, अगर नहीं है तब भी काम चल जाएगा। इस तरह से इन्होंने क्या किया, सामंजस्य स्थापित करने की बात कही। इसीलिए आचार्य मम्मट को प्रायः जो है पूछा जाता है आचार्य मम्मट कैसे आचार्य हैं, तो आचार्य मम्मट जो है वो समन्वयवादी आचार्य हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट कैसे आचार्य हैं, ये समन्वयवादी आचार्य हैं। बात आप समझ में आ गया, क्यों समन्वय, क्योंकि इन्होंने एक समन्वय की बात कर दी है कि सर्वत्र अलंकार होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कहीं कहीं अलंकार नहीं है तब पर भी वो काव्य कहलाने योग्य है, तो इन्होंने एक सामंजस्य स्थापित किया, एक समन्वय की बात कही, इसलिए इनको जो है हम क्या कहते हैं, समन्वयवादी आचार्य कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आचार्य विश्वनाथ कैसे आचार्य हैं, तो आचार्य विश्वनाथ जी रसवादी हैं और आचार्य मम्मट जी जो हैं वो क्या हैं, समन्वयवादी आचार्य हैं। ठीक है, ये सब बड़े आपके जीवन में जो आप परीक्षाएं देते हैं उनमें भी पूछेगा, माने जैसे LT की, PGT की, नेट की, उन सब तमाम परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात और भी मैं आपको समझाता हूँ कि आचार्य विश्वनाथ जी जो हैं जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं इन्होंने काव्य के 3 भेद नहीं माने। जैसे आपने देखा होगा कि प्रायः अर्थात अधिकांशतः विद्वानों ने, है ना, आचार्य मम्मट की भांति जो है काव्य के कितने भेद माने, तो प्रायः विद्वानों ने काव्य के 3 भेद माने हैं। काव्य के कितने भेद माने हैं, तो 3 भेद माने हैं। जैसे आचार्य मम्मट ने भी 3 भेद माना। उनमें पहला भेद जो है वो क्या है ना, उत्तम काव्य। क्या है, उत्तम काव्य। फिर क्या है, मध्यम काव्य, और फिर जो आता है वो क्या है, चित्र काव्य, जिसको अवर काव्य भी कहते हैं। ठीक है, या अवर काव्य। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मध्यम काव्य है इसको हम गुणीभूत, क्या, गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। और जो उत्तम काव्य है इसको हम ध्वनि काव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये 3 भेद हो गए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो आचार्य मम्मट ने कुल कितने भेद माने, तो ये आचार्य मम्मट जी द्वारा प्रदत्त भेद है। किसके द्वारा है, आचार्य मम्मट के द्वारा प्रदान किया गया भेद है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद माने, तो 3 भेद माने। पहला क्या है, उत्तम काव्य, दूसरा मध्यम काव्य, और तीसरा क्या है ना, अधम काव्य जिसको कहते हैं, या अवर काव्य, या तो चित्र काव्य कह लें। इसी तरह से उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहेंगे और मध्यम काव्य को क्या कहेंगे, गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहेंगे। अब ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है कि जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं, ठीक है, मम्मट ने कितने माने, 3 माने, लेकिन आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार अगर काव्य का भेद पूछेगा तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के सिर्फ 2 ही भेद माने। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि उत्तम काव्य और मध्यम काव्य, ठीक है, उत्तम काव्य, ठीक है, और कौन, मध्यम काव्य, उत्तम काव्य और मध्यम काव्य, इन्हीं 2 को ही क्या किया है, माना है। इनके अनुसार काव्य के भेद कितने, 2 हैं, जबकि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं, तो 3 हैं। तो अब यहाँ समझने की बात क्या आती है कि अगर ये पूछेगा आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के किस भेद को नहीं माना, तो उसका उत्तर हो जाएगा चित्र काव्य या अवर काव्य। उनके हिसाब से काव्य अधम नहीं होता, अधम काव्य कोई भेद ही नहीं होता है काव्य का। तो उन्होंने 2 ही भेद माने, उत्तम काव्य और मध्यम काव्य। अच्छा, प्रसंग चलिए तो यहीं पर एक प्रश्न और स्पष्ट करता हूँ। इसी तरह से रसगंगाधर के प्रणेता जो हैं आचार्य जगन्नाथ जी हैं, और जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद मान लिए हैं। ठीक है, उनके अनुसार जो चौथा काव्य का भेद होता है वो उत्तमोत्तम है। 3 तो यही है, और चौथा जो है वो क्या है, उत्तमोत्तम। क्या, उत्तमोत्तम। ठीक है, ये जो उत्तमोत्तम काव्य है, ये जो है काव्य का कौन सा भेद है,
चौथा भेद है। इसको किसने माना है? इसको जगन्नाथ ने माना है। ठीक है भाई, जगन्नाथ की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो रस गंगाधर है, जिसमें 4 आनन है। ठीक है, वो कौन सी रचना है? रस गंगाधर। एक प्रश्न आपसे अगर पूछ ही लेगा रस गंगाधर के प्रणेता कौन है, तो जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ ने क्या किया, एक अलग से बात रखी कि काव्य का एक चौथा भेद होता है, जिसको क्या कहते हैं? उत्तमोत्तम काव्य भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य कितने भेद माने? तो 2 ही काव्य के भेद माने। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो प्रथम परिच्छेद में जो बातें आई उस पर विचार किया। अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, इनमें किनका किनका क्या उल्लेख हुआ है, इस पर मैं प्रकाश डालता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है यह साहित्य दर्पण ठीक है का विवेच्य विषय है, जो कि परिच्छेद के अनुसार अंकित है। तो देखिए, इसमें साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है उसमें काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, इन पर प्रकाश डाला गया। इनका जो लक्षण है इसकी विवेचना की गई। और दूसरे परिच्छेद में शब्द क्या है, शब्द का लक्षण क्या है, पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, शब्द शक्तियाँ क्या हैं और कितनी हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, जो 3 प्रकार की शब्द शक्ति है, इसका उल्लेख किया। और कहीं कहीं आप जानते होंगे कुमारिल भट्ट ने, है ना, एक चौथी शक्ति तात्पर्य को भी माना है। तो जानते रहिएगा तात्पर्य शक्ति को किसने माना, तो मीमांसकों ने, है ना। और मीमांसकों में किस मीमांसक ने? प्रभाकर ने, कुमारिल भट्ट ने, तो कुमारिल भट्ट ने। खैर वो प्रसंग आएगा तो मैं उसको आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय परिच्छेद में जो है वो किसका उल्लेख है, तो पद का, शब्द का और शब्द शक्तियों का। आचार्य विश्वनाथ ने रस निष्पत्ति का उल्लेख कहाँ किया, तो आचार्य विश्वनाथ ने रस निष्पत्ति का जो विवेचन है, रसों का जो विवेचन है ना, तो जो रसों का विवेचन है उसका उल्लेख उन्होंने तृतीय परिच्छेद में किया। ठीक है, और चौथे में जो है उन्होंने क्या किया है कि ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग काव्य की विवेचना किया है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया काव्य के 3 भेद होते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार, लेकिन आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कितना बताया था? 2। तो आप उसको देख सकते हैं। चौथे में जो है ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग काव्य। इन्होंने अधम काव्य, चित्र काव्य या अवर काव्य, तीनों एक ही बातें हैं, चाहे अधम काव्य कहो, चाहे चित्र काव्य कहो, चाहे अवर काव्य कहो, इस पर इन्होंने इनकी कोई मान्यता स्वीकार नहीं की है। इनके अनुसार, माने आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार, काव्य के सिर्फ और सिर्फ कितने भेद हैं? तो इनके अनुसार मात्र 2 भेद हैं। वो कौन सा है? पहला है ध्वनि काव्य और दूसरा क्या है? गुणीभूत व्यंग काव्य। इसका उल्लेख इन्होंने किसमें किया है? तो चतुर्थ परिच्छेद में। किसमें? चतुर्थ परिच्छेद में। ठीक है, अब पंचम परिच्छेद में इन्होंने क्या किया? ध्वनि विरोधी आचार्य जितने हैं, ठीक है, ध्वनि विरोधी आचार्यों का खंडन किया है। जैसे मुकुल भट्ट, भट्ट नायक, ये सब ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। कुंतक, तो ये सब जो ध्वनि विरोधी अर्थात जो अभिधावाची आचार्य हैं, अभिधावादी आचार्य हैं, जो ध्वनि विरोधी हैं, जो ध्वनि सिद्धांत की मान्यता का खंडन करने वाले आचार्य हैं, इन्होंने क्या किया? आचार्य विश्वनाथ ने ऐसे विद्वानों के मत का खंडन किया। ठीक है, ध्वनि विरोधी जितने भी आचार्य हैं उनके मत का जो है उन्होंने अर्थात ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करके ध्वनि की प्रतिस्थापना किया है। ध्वनि की क्या किया? प्रतिस्थापना किया। ठीक है, तो अब ये जो उल्लेख आया ये 5वें अर्थात पंचम परिच्छेद में आया। अब छठे परिच्छेद में मैंने आपको बताया ही था कि ये सबसे बड़ा परिच्छेद है। छठा परिच्छेद जो है ये क्या है? ये सबसे बड़ा परिच्छेद है और इसमें नाट्यशास्त्रीय क्या है कि नाट्यशास्त्रीय तत्वों का विवेचन हुआ है। ठीक है, जैसे वस्तु, नेता, रस, है ना, इन जो नाट्यशास्त्रीय हैं तत्व हैं उनका विवेचन हुआ। और 7वें में क्या है? दोषों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सप्तम दोष दर्शन, तो काव्य प्रकाश में यही बात आई और इन्होंने 7वें में उन्हीं के अनुरूप जो है दोषों की विवेचना किया है। ठीक है, और 8वें में उन्होंने क्या किया? अष्टम परिच्छेद में गुणों का, गुण माने वही पूज, प्रसाद और माधुर्य, जो त्रिगुण हैं, जो 3 गुण काव्य में प्रचलित है, उनका उल्लेख किया। और 9वें में उन्होंने क्या किया? अलंकारों का विवेचन किया, शब्दा, अर्था और उभया। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, माने शब्द अलंकार जी इक्वल टू शब्दालंकार, अर्थ अलंकार बराबर अर्थालंकार। ठीक है, और उभयालंकार। इस तरह से जो है नवम में क्या है? जो है नवम में इनका जो है रीतियों का वर्णन है। सॉरी, नवम में क्या है? रीतियों का वर्णन है।
और 10वें में क्या है, अलंकारों का उल्लेख आया है। ठीक है, एक बात यहाँ थोड़ी समझने की है कि जो 9वां परिच्छेद है उसमें आचार्य विश्वनाथ ने किसका उल्लेख किया, तो अक्सर बच्चे जो है वो अलंकार का उल्लेख किया, ऐसा विकल्प देख करके उसको सही मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आपसे काव्य प्रकाश नहीं पूछ रहा, आपसे साहित्य दर्पण पूछ रहा है। यदि वह काव्य प्रकाश पूछता तो काव्य प्रकाश में कुल कितने उल्लास हैं, उसमें जो 10 उल्लास हैं उनमें 9वां उल्लास जो है शब्दालंकार है और 10वां जो है वो क्या है, अर्थालंकार है। ठीक है, तो शब्दालंकार जो है वो 9वें में उल्लेख आया और अर्थ अलंकार का जो उल्लेख आया अर्थालंकार का वह 10वें उल्लास में है। तो 9 और 10 जो है काव्य प्रकाश में अलंकारों से समन्वित है। तो प्रायः जो है छात्र यह समझते हैं कि 9वां जो परिच्छेद है उसमें भी साहित्य दर्पण ने अनुकरण करते हुए अलंकारों का विवेचना किया होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो 9वां परिच्छेद है उसमें अलंकार का उल्लेख ना करके आचार्य विश्वनाथ ने रीतियों का उल्लेख किया। ठीक है ना, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये सब जो रीतियां हैं। और जो 10वां परिच्छेद है उसमें उन्होंने किसका उल्लेख किया है, अलंकारों का उल्लेख किया है। इसके बाद तो ये जो है आचार्य विश्वनाथ जी की जो प्रमुख कृति थी जिसका नाम साहित्य दर्पण था उसका मैंने विवेचन किया। अगर आपसे पूछ ही लेगा कि साहित्य दर्पण प्रकाश डालिए, साहित्य दर्पण ग्रंथ का सामान्य परिचय दीजिए, तो आप साहित्य दर्पण ग्रंथ का सामान्य परिचय मैंने जैसे आपको बताया वैसे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जो है साहित्य दर्पण के अतिरिक्त आचार्य विश्वनाथ की कुछ अन्य रचनाएं हैं उन पर मैं प्रकाश डालता हूं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण पर प्रकाश कर रहे थे हम आप। तो साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह साहित्य दर्पण है, लेकिन इसके अतिरिक्त उनकी कुछ और भी कृतियां उपलब्ध है संस्कृत जगत में, जैसे काव्य प्रकाश दर्पण। देखिए, काव्य प्रकाश दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ जी ने, आचार्य मम्मट का एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उस पर टीका लिखी है। तो काव्य प्रकाश दर्पण जो काव्य प्रकाश की क्या है, टीका है। इसके बाद जो राघव विलास है संस्कृत का महाकाव्य है। आपसे प्रश्न पूछेगा राघव विलास किसकी रचना है, तो राघव विलास जो है वह रचना किसकी है, वह रचना है साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ की। फिर पूछेगा राघव विलास की विधा क्या है, तो राघव विलास की विधा जो है वो क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए कुवलयास चरित किसकी रचना है, तो ये भी आचार्य विश्वनाथ की है और ये प्राकृत भाषा में लिखा काव्य है। एक प्रश्न तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आचार्य विश्वनाथ की वह कृति जो प्राकृत भाषा में निबद्ध है, तो उसका उत्तर होगा कुवलयास्व चरित या कुवलयास्व चरितम। ठीक है, प्रभावती और चंद्रकला ये दो नाटिकाएं हैं, ये दोनों नाटिका है प्रभावती और चंद्रकला। ठीक है, तो हम लोग रटे हैं प्रभा चंद्रा, तो प्रभा चंद्रा माने प्रभावती और चंद्रकला ये दोनों क्या है, नाटिका है। और नरसिंह विजय जो है वो इनका संस्कृत काव्य है, ये काव्य है। और प्रशस्त रत्नावली, इसके विषय मैंने पहले आपको बताया था कि प्रशस्त रत्नावली जो है वह क्या है, वह करभक है। करभक अर्थात जो है यह चंपू काव्य का एक भेद होता है। और चंपू काव्य कौन है, चंपू काव्य वह होता है जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। ठीक है, गद्य और पद्य से मिश्रित रचना जो है वो चंपू कहलाती है। गद्य पद्यमयी काचित चंपूरित्य विधीयते, दंडी ने कहा है। ठीक है, और गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में खुद ही लिखा है। तो ये जो विरुद्ध और करभक ये दोनों भेद होते हैं किसके, चंपू के। तो ये जो प्रशस्त रत्नावली है किसकी रचना है, तो आचार्य विश्वनाथ की। प्रशस्त रत्नावली की विधा क्या है, तो प्रशस्त रत्नावली की विधा जो है वह क्या है, करभक है। और अगर आपसे पूछेगा कि करभक जो है वह कितने भाषाओं में निबद्ध है, तो करभक जो है वो 16 भाषाओं में निबद्ध है। तो इस तरह से हमने आपको आचार्य विश्वनाथ के विषय में, उनका जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण उसके विषय में, और उनके जो अन्य रचनाएं हैं उसके विषय में, और साहित्य दर्पण का जो विवेच्य विषय है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा गया है, क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो आपके तो प्रारंभिक 3 परिच्छेद ही पढ़ने हैं, अर्थात रस निष्पत्ति तक पढ़ना है। तो बाकी भी जो विवेच्य विषय थे वो मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से अंकित करके समझा दिए। ठीक है, अब यहाँ मुख्य बात यह आती है कि हमने आपको पूरा जैसा भी था, जो भी प्रयास हमसे बन सका हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। अब ये आपका उत्तरदायित्व है, आपका कार्य है कि आप उसको अच्छे से बार बार रिवीजन करें, है ना, वीडियो देखें, समझें और उसमें जो मुख्य चीज़ें उनको लिखें, लिख करके खूब अच्छे से उसको तैयार रखें। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप भावी जीवन में आप
संस्कृत विषय से कुछ करना चाहते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब हम आपको इसी से संबंधित जो काव्य साहित्य दर्पण है, तो साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है उसके, ठीक है, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के मंगलाचरण से लेते हुए उसका जो तृतीय परिच्छेद है पर्यंत तक, मान तृतीय परिच्छेद पर्यंत हम आपको उसका अध्ययन कराएंगे। और उसके अध्ययन में सबसे पहले हम आपको साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है उसका अध्ययन कराएंगे, और वहाँ हम मंगलाचरण से लेकर के पूरा जो है तृतीय परिच्छेद तक का अध्ययन आपको हम वीडियो वाइज वीडियो आपको माने एक क्रम से दूसरे क्रम में आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।